बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट जो है वो हम 16 करने जा रहे हैं। और पिछले पार्ट में हमने ऑपरेशन प्रिंसिपल्स और IV कैरेक्टरिस्टिक्स इसको डिस्कस किया था। अब मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग, ये 4 मेथड हैं, ठीक है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। आपकी बुक के अंदर ये चारों मेथड जो है वो बस 2-2 लाइंस के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू जो है इसका दूंगा ताकि ये मेथड आपको समझ में तो आए, ठीक है भाई। बायसिंग मेथड्स, सबसे पहले बायसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप ऊपर देखिए, आपको लिंक शो हो जाएगा, ठीक है। और अगला पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। और पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाएं भाई। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा होगा आपको। रटना नहीं, समझना है। उस पर आप क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछली सारी वीडियोज़ चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 अब तक की सारी वीडियोस जो है वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है 12 केमिस्ट्री। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर ऑलरेडी मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं, ठीक है। प्लस वहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट भी होगा जो नॉमेनक्लेचर का है, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का नहीं, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का। उसमें आप चले जाइए तो वो वीडियो देखिए आप। ग्रैंड टेस्ट, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, वो टेस्ट है। अगर आपके नॉमेनक्लेचर पर बड़ी अच्छी ग्रिप हो गई है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स की तो आप ये वीडियो देखें। इसमें ये पूरा का पूरा टेस्ट है। सारे के सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर मैंने एक जगह जमा कर दिए हैं, ये टेस्ट है। अपने आप को चेक करें और उसी में मैंने सोल्यूशंस भी दिए हैं, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं, ठीक है। सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स एक वीडियो के अंदर इकट्ठे कर दिए हैं। प्रैक्टिस टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट के नाम से वीडियो होगी, लगभग 2 घंटे की वीडियो है। उसी में सोल्यूशन भी बताएं। बच्चे देख भी रहे हैं, कमेंट में बताते भी हैं, ठीक है, कि सर हमारा ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का मसला हल हो गया है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी क्लास मैट्रिक, वो भी उसका चैप्टर नंबर 5 अभी चल रहा है, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन ये हमारा है क्या? मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग, ये टॉपिक है हमारा, मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। 4 मेथड, वैसे 4 के अलावा भी हैं, लेकिन ये 4 ही मेथड जो है वो आप जगह जगह देखेंगे, ठीक है। पहला जो है हमारे पास फिक्स्ड बायस है। फिक्स्ड बायस इसको बेस बायस भी कहते हैं। फिक्स्ड बायस इसको बेस बायस भी कहते हैं, बेस बायस, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो है इमीटर बायस। इमीटर बायस, ठीक है भाई। और इसको इमीटर स्टेबलाइज्ड बायस भी कहते हैं। इमीटर स्टेबलाइज्ड बायस भी इसको कहते हैं। तीसरा मेथड जो बायसिंग का है, ठीक है, वो है हमारे पास कलेक्टर फीडबैक बायस। कलेक्टर फीडबैक बायस। और चौथा मेथड जो है आपका वो है वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये चारों का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि ये है मेथड हैं क्या, बायसिंग के ये मेथड्स हैं। ट्रांजिस्टर में आपको ये करनी पड़ती है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, बायसिंग क्या है, ये आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये मेथड्स भी आपको बता दूंगा कि भाई इस मेथड में ये होता है, इसमें ये होता है, क्योंकि आपकी बुक से मुझे हटना नहीं है। आपकी बुक में जितना बताया गया है मुझे उतना ही रहना है, उससे इधर उधर नहीं जाना, नहीं तो हर टॉपिक के ऊपर इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बननी चाहिए। इतना डिटेल्ड है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं बाकायदा,
ठीक है। लेकिन आपके बुक में क्योंकि ये नहीं है इसलिए हम इसको सिर्फ यहीं तक रखेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले बायसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? आपने अभी तक जितने भी मेरे डायग्राम्स देखे होंगे, मैंने आपको ट्रांजिस्टर ये दिखाया है कि ये ट्रांजिस्टर है और ये हमारे पास जो है वो कलेक्टर है, ये बेस है और ये इमीटर है। 3 टर्मिनल निकलते हैं, एक टर्मिनल यहाँ से, एक टर्मिनल यहाँ से, एक टर्मिनल यहाँ से। यहाँ से आने के बाद ये भी एक बड़ी सी बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से आके ये कॉमन हो जाता है इमीटर के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट ले लीजिए पहले आप, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट पोर्शन कहलाता है। आउटपुट पोर्शन राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला ये इनपुट कहलाता है। इनपुट, इनपुट साइज़ के ऊपर ये ट्रांजिस्टर का सेटअप है, आउटपुट साइड पर रिजल्ट है। ये जो बैटरी है हमारी, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि ये जो बैटरी है इसको वोल्टेज इसको देना होता है, इस ट्रांजिस्टर को वोल्टेज देना होता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की ही बात होगी थ्रू आउट, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस बैटरी को हमने कितने वोल्टेज पे रखना है, तो इस ट्रांजिस्टर को कितनी ज़रूरत है वोल्टेज की, ध्यान से सुन लीजिए। अगर तो ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.6 वोल्ट भी होता है, आपकी बुक के अंदर 0.6 लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे 0.7 वोल्ट लगभग ये होता है। तो आप भी 0.6 के बजाय 0.7 जो है वो रखें। तो सिलिकॉन के लिए अगर तो ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना हुआ है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, तो इसको इतना वोल्टेज आप देंगे, आपकी बैटरी इतना वोल्टेज देगी तो ये ट्रांजिस्टर काम करना शुरू करेगा, ठीक है भाई। और अगर ये ट्रांजिस्टर जर्मीनियम का बना हुआ है तो इसको 0.3 वोल्ट जो है वो चाहिए होंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है जर्मीनियम का ट्रांजिस्टर नहीं होता, ट्रांजिस्टर जो है ये बना हुआ सिलिकॉन का ही होता है। तो ये हमारे पास 0.7 वोल्ट जो है इसको देना हो तो ये ट्रांजिस्टर जो है अपना काम शुरू करेगा और इस ट्रांजिस्टर से हमें फ़ायदा होगा। लेकिन इतना कम वोल्ट जो है, अब हम 0.7 वोल्ट की बात करते हैं, तो इतना कम वोल्ट जो है प्रैक्टिकली वो मिलता नहीं है। कोई बैटरी हमने अभी ऐसी नहीं बनाई, ठीक है, अगर बनाई भी होगी तो वो रिसर्च मकसद के लिए, पर्पस के लिए। तो ये इतना कम वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्टेज ये बैटरी नहीं देगी इसको प्रैक्टिकली। इसका हल क्या करेंगे? इसका हल होगा रेसिस्टर ये लगाया जाएगा। रेसिस्टर जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लगाया जाएगा। ये क्या करता है? रेसिस्टर करंट को कंट्रोल करता है। ये बैटरी का काम है वोल्टेज देना, ठीक है, दो ही चीज़ें हैं ना, वोल्टेज और करंट। तो इस बैटरी का काम है वोल्टेज देना, यानी कि फोर्स लगाना। किसके ऊपर? उन चार्जेस के ऊपर जो कि इस तार के अंदर मौजूद हैं इस वायर में मौजूद हैं, इस कंडक्टर में चार्जेस मौजूद हैं। उन चार्जेस के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो वो चार्जेस जो है उनकी हरकत शुरू होगी, मतलब उनका फ्लो शुरू होगा। मतलब हम ये कहेंगे दूसरे लफ्ज़ों में कि इस वायर के अंदर अब इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, आई, इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, आई तो चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, जो इस वायर के अंदर चार्जेस मौजूद हैं उनको फ्लो कराने के लिए हमें उन पर फोर्स लगानी पड़ती है, जिसको वोल्टेज कहते हैं। और वो फोर्स और वो वोल्टेज कौन दे रहा है? ये बैटरी दे रही है। अब ये कितना हमें चाहिए वोल्टेज? 0.7, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इतनी छोटी बैटरी होती नहीं है। अब इसका हल क्या है हमारे पास? इसका हल हमारे पास है रेसिस्टर। आप यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा दें, आप यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा दें। अब आप बड़ी बैटरी भी ले लीजिए, मिसाल के तौर पर अगर ये बैटरी जो है मैं 1.5 वोल्ट की ले लेता हूँ, 1.5 वोल्ट की ये बैटरी मैं ले लेता हूँ, तो अब ये 1.5 वोल्ट ही देगी। लेकिन आगे क्योंकि रेसिस्टर लगा हुआ है, ये रहा, इस रेसिस्टर को हम RB कहेंगे, क्योंकि ये बेस के साथ कनेक्ट है ना, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये मीटर है, ये RB कहलाएगा इसके साथ कनेक्ट। तो ये जो रेसिस्टर लगा हुआ है ये क्या करेगा? इस 1.5 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इस 1.5 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? 0.7 वोल्ट में, जो कि हमारा डिजायर्ड है, ठीक है। और उसी हिसाब से करंट आगे जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब अब आपकी टेंशन ख़त्म है इस चीज़ की कि 0.7 वोल्ट की बैटरी लगाएं या ढूंढें, या 0.10 की लगाएं
या 10 वोल्ट की लगाएं, अब कोई मसला नहीं है यहाँ पर, आप बड़ी बैटरी लगा दें। ये रेसिस्टर जो है वो वोल्टेज कम करके आपके मतलूबा वोल्टेज बना देगा और वो यहाँ पर इसके पास चले जाएंगे, जो कि इस ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट है कि इसको 0.7 वोल्ट चाहिए। ठीक है भाई। तो आज आपने ये रेसिस्टर वाला भी कॉन्सेप्ट देखा कि ये रेसिस्टर लगाते किसके ऊपर है। अभी बायसिंग की तरफ नहीं आया मैं, अभी उसकी तरफ आता हूँ। ये उसी का सेटअप है। ये बायसिंग आपको समझ में जब आएगी, जब ये समझ में आ जाएगा आपको। अब इस साइड पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैटरी और लगाई हुई। प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊँ कि बैटरी 2 या 3 नहीं लगती, ट्रांजिस्टर के अंदर बैटरी एक ही लगती है जी। यही सारा प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो मैंने एक बैटरी यहाँ लगाई हुई है, ये भी एक बैटरी यहाँ लगा के अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इनपुट साइड और आउटपुट साइड के लिए एक ही बैटरी चाहिए होती है। ठीक है। अब उस एक बैटरी की मदद से ही हमें दोनों काम करने हैं। ज़रा समझिएगा। देखें, ट्रांजिस्टर का बुनियादी काम है आउटपुट के करंट को कंट्रोल करना। ये कलेक्टर वाली साइड से आ गया C। ये बैटरी जो है, ये जो वोल्टेज दे रही है वो है VC कलेक्टर की मुनासबत से। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर का सेटअप है, इसके कम वोल्टेज कम करंट की मदद से इस बड़े करंट बड़े वोल्टेज को कंट्रोल करना। ठीक है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो तो बात कर रहे हैं कि भाई हम बैटरी एक ही लगाएंगे, बैटरी यहाँ पर तो दूसरी होगी नहीं। सीधा हो गया मामला। इसका मतलब जो भी आप वोल्टेज अब देंगे, इनपुट वाला भी और आउटपुट वाला भी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। इनपुट वाला वोल्टेज भी जो कि हमारे पास क्या होगा, ये VB होगा, क्योंकि ये बेस के साथ कनेक्ट है ना, VB होगा। और यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, VC कलेक्टर के साथ कनेक्ट। और जो भी करंट होगा, जिसको हमने कहा कि ये IB होगा, और यहाँ पर करंट कौन सा होगा, IC। मतलब अब एक ही बैटरी है, इसी से आपको काम चलाना। ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक ही बैटरी से दोनों काम चले, भाई सोचने की बात है ना। हमें यहाँ तो इस सिलिकॉन को तो देना है, इस ट्रांजिस्टर को देना है 0.7 वोल्ट। चलें भाई, वो इसके पास पहुँचे, फिर ये ट्रांजिस्टर काम करेगा और आगे हमें बड़ा करंट चाहिए, हमें बड़ा वोल्टेज चाहिए। मिसाल के तौर पर ये वोल्टेज हमें 100 वोल्ट चाहिए, ये करंट जो है वो हमें 100 एम्पेयर चाहिए। तो खुद सोचिए ज़रा कि यहाँ से तो यहाँ पर इसको चाहिए 0.7 वोल्ट, यहाँ हमें चाहिए 100 वोल्ट, यहाँ हमें मिली एम्पेयर में करंट चाहिए। मिसाल के तौर पर मिली कम होता है, तो यहाँ पर 10 मिली एम्पेयर चाहिए करंट, 10 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर। और यहाँ पर तो हमें 100 एम्पेयर चाहिए, मिली नहीं एम्पेयर चाहिए। अब बैटरी एक ही है। अब क्या करें, अब हम करेंगे बायसिंग। इसी को कहा जाता है बायसिंग। यानी कि बायसिंग एक ऐसा मेथड है, बायसिंग क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसको इस्तेमाल करते हुए, एक से ज़्यादा मेथड्स हैं। बायसिंग ऐसे मेथड्स हैं जिनमें से अगर आप किसी को यूज़ करेंगे तो आप एक ही बैटरी से अपने दोनों काम ले सकते हैं, इनपुट साइड वाले भी आउटपुट साइड वाले। क्योंकि प्रैक्टिकली 2-3 बैटरियां आप नहीं लगा सकते, बैटरी एक ही लगेगी। ठीक है। तो क्या कहा मैंने, बायसिंग क्या है, बायसिंग ऐसे मेथड्स हैं कि आप किसी भी मेथड को यूज़ करें, आप इसको यूज़ करें, इसको यूज़ करें, इसको यूज़ करें, इसको यूज़ करें। इन मेथड्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक ही बैटरी को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं कि वही बैटरी आपकी इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों के करंट वोल्टेज को कंट्रोल करने की जिम्मेदार हो। बायसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या है बायसिंग, मेथड्स के नाम है। क्या करते हैं आप उसकी मदद से, आप जो है एक ही बैटरी की मदद से मुख्तलिफ वोल्टेजेस, इनपुट और आउटपुट साइड के वोल्टेजेस और करंट्स को कंट्रोल करते हैं। कितने तरीके हैं बायसिंग के, ये 4 तरीके हैं जो कि नॉर्मली चलते हैं। 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे। और कैसे होगा ये, अब अगला सवाल, हाउ, ये होगा कैसे,
कुछ भी नहीं, सिर्फ इनकी मदद से, ये रेसिस्टर्स की मदद से, ये रेसिस्टर्स की मदद से। यहाँ हमने देखे रेसिस्टर लगाया था ना, हमें यहाँ कितने चाहिए थे, 0.7 वोल्ट, बस इसको ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ हमें 0.7 वोल्ट थोड़ी चाहिए, यहाँ हमें कितना करंट चाहिए था, 100 मिली एम्पेयर, लेकिन यहाँ पर हमें तो 100 एम्पेयर चाहिए। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेसिस्टर्स को यूज़ करेंगे। रेसिस्टर्स, एक से ज़्यादा रेसिस्टर्स, कभी एक लगा के कभी दो लगा के, इस तरह का हम सर्किट इसमें डिज़ाइन करेंगे कि करंट का जो फ्लो होगा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, जहाँ हमें कम चाहिए रेसिस्टर के लिए वहाँ कम जाएगा, जहाँ हमें ज़्यादा चाहिए वहाँ ज़्यादा जाएगा। ये सेटअप है सारा का सारा, समझ में आ रही बात आपको, ये है सेटअप सारा का सारा। इन चारों मेथड्स के अंदर हम यही देखेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब अगली बात समझ लीजिए जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी क्या है, आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, आप इसी दुनिया में रहते हैं ना, इसी अर्थ में रहते हैं आप, तो आप पोलर, यहाँ पर या यहाँ पर ही जो हमारे पोलर एरियाज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कंट्रीज़ हैं इस जगह पर, यहाँ पर भी इक्वेटर पे भी कंट्रीज़ हैं, कुछ ममालिक जो हैं, कुछ कंट्रीज़ बहुत गर्म हैं, कुछ कंट्रीज़ बहुत ठंडी हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं वो गर्म ममालिक में भी इस्तेमाल हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो है वो ठंडे ममालिक में भी इस्तेमाल हो रही हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तो उन इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, उनके अंदर ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं। तो क्या टेम्परेचर जो है वो असरअंदाज नहीं होगा क्या अंदर मौजूद ट्रांजिस्टर जो है इसकी वर्किंग के ऊपर? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है इनको हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स कहते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ये आपका जो आपका डिज़ायर्ड टारगेट है, मिसाल के तौर पर आपको 100 वोल्ट चाहिए और करंट आपको 100 एम्पेयर चाहिए किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, XYZ कोई सी भी एक डिवाइस है XYZ, उसमें आप ट्रांजिस्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस डिवाइस के अंदर आपको 100 जो है वो एम्पेयर करंट चाहिए। मिसाल के तौर पर 100 वोल्ट ही आपको वोल्टेज चाहिए। आपने सारा सेटअप लगा दिया, आपने इनमें से कोई सा भी बायसिंग का मेथड यूज़ किया, फिक्स्ड इमीटर कोई सा भी किया, ठीक है। अब क्या होगा, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है, आप यहाँ रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, ये गर्म खित्ते हैं, अगर आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, वो ठंडे इलाके हैं, तो क्या वहाँ पर और यहाँ पर मौजूद जो टेम्परेचर है, क्या आपके मोबाइल या आपकी डिवाइस जो XYZ डिवाइस है उसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, क्या उसके इस सेटअप के ऊपर प्रॉब्लम नहीं डालेगा? डालेगा, डालेगा। अब इसी चीज़ को हम कहते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है, स्टेबल से ये वर्ड निकला है, और स्टेबल का मतलब होता है अपने तवाज़ुन को बरकरार रखना, अपने बैलेंस को बरकरार रखना। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ ना, बैलेंस स्टेट में मैं इधर उधर हिल नहीं रहा, वो इनस्टेबिलिटी कहलाती है, मैं स्टेबल पोजीशन पे हूँ। तो ये आपका सेटअप जो है वो स्टेबल हो सकता है। इसका काम ही ये है, ये जो आप बायसिंग कर रहे हैं, कि ना सिर्फ ये बायसिंग जो है वो मतलूबा करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करेगा जहाँ जहाँ चाहिए इन मेथड्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए, और दूसरा प्लस ये काम एक और भी करेंगे कि स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे कि ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है, ये जो टेम्परेचर है, ये इस सेटअप को डिस्टर्ब ना करने पाए। क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है मिसाल के तौर पर, तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये आपको जो 100 एम्पेयर करंट चाहिए ना, 100 एम्पेयर के बजाय 110 एम्पेयर हो जाएगा, 110 एम्पेयर हो जाएगा। तो आपका तो सेटअप ही ख़राब हो जाएगा। आपकी जो XYZ डिवाइस है उसको 100 एम्पेयर चाहिए, टेम्परेचर ने जो है वो क्या किया, मामला ख़राब कर दिया, और अब टेम्परेचर यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 110 एम्पेयर, प्रॉब्लम आ गई, 110 एम्पेयर प्रॉब्लम आ गई। तो ये स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी है कि ये जो बायसिंग मेथड है, इनमें से ये सारे मेथड जो है स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। आप कोई भी मेथड इसमें से इस्तेमाल करते हैं बायसिंग का, तो ये सारे मेथड स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि टेम्परेचर अगर बढ़े या घटे
तो अंदर ये जो हमारा सेटअप है ना, जो हमने डिज़ाइन किया है सारा का सारा, कि इस XYZ डिवाइस को इतना करंट चाहिए, इतने वोल्ट चाहिए, ये डिस्टर्ब ना हो, इसको कंट्रोल करने का काम भी इन्हीं बायसिंग मेथड्स का होता है, लेकिन अलग अलग अलग। ये इतना स्टेबल नहीं होता फिक्स्ड बायस, ठीक है, इतना स्टेबल नहीं होता। इमीटर बायस जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है फिक्स्ड बायस के मुकाबले में। कलेक्टर बायस जो है इसके अंदर फिक्स्ड और इमीटर बायस का कॉम्बिनेशन हमें नज़र आता है कलेक्टर फीडबैक बायस के अंदर। और ये वोल्टेज डिवाइडर बायस, ये जो मेथड है आखिरी वाला, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इन तीनों से ज़्यादा बहुत अच्छी है। वोल्टेज डिवाइडर बायस मतलब ये कि अब वोल्टेज कितना भी ऊंचा चला, ये टेम्परेचर कितना ऊंचा चला जाए, कितना नीचे चला जाए, ये संभाल लेगा। ये वाला मेथड वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है ये संभाल लेगा बड़ी हद तक। और इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। तो क्लियरली समझ में आ गया आपको? ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको देना चाहता था, वरना नोट्स तो इसके 5 मिनट की भी नहीं है, अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ़ायदा क्या होता, आपको समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है भाई, तो पहली बात, बायसिंग क्या है? बायसिंग मेथड्स हैं, तरीके हैं। इन बायसिंग मेथड से इस बायसिंग मेथड से आप क्या कर रहे हैं? आप एक ही बैटरी की मदद से अपने मतलूबा वोल्टेज और करंट का मामला कर रहे हैं। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टर नेटवर्क। आप रेसिस्टर्स का नेटवर्क लगा देंगे तो मामला आपका एक ही बैटरी से हल हो जाएगा। तो ये जो आप सेटअप कर रहे हैं, जिसके तहत आप एक ही बैटरी से सारे मामलात करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टर्स, इन सेटअप्स को, इन मेथड्स को हम कहते हैं बायसिंग मेथड्स। बायसिंग मेथड्स न सिर्फ एक ही बैटरी से आपके वोल्टेजेस और करंट के सारे मसले हल करता है, बल्कि इसके साथ साथ वो स्टेबिलिटी को भी एंश्योर करता है। स्टेबिलिटी को भी एंश्योर करता है। स्टेबिलिटी को भी एंश्योर करता है। ठीक है भैया, अब आगे चलें। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आएंगी, ख़ास तौर पे देखें, मुझे अंदाज़ा इस चीज़ का, वो ग्राफ है ना। ये ग्राफ बेचारा आपको बड़ा डिस्टर्ब करता है और मैं बार बार बड़ा मजबूर हो जाता हूँ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ यार ये बना हुआ ग्राफ पिछली वीडियो का, जिसको हम IV कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया ना IV कैरेक्टरिस्टिक। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर वाकई अलग बेसिक्स में, वैसे मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियोस बनाई हैं, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर आप बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की वीडियो भी हैं, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की भी वीडियोस हैं। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की भी 15, 16, 17 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है मैंने उनमें ग्राफ को शामिल नहीं किया था। ग्राफ का कॉन्सेप्ट जो है ना आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है फिज़िक्स में, वरना आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ग्राफ क्या होता है, कितनी किस्मों का होता है। अब चलते हैं इसके नोट्स की तरफ, क्योंकि ग्राफ के हवाले से अभी एक चीज़ आएगी जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। ये ग्राफ जो है ना, ये आपका रहनुमा होता है, आपका रोल मॉडल होता है, आपका गाइड होता है। इसकी मदद से आपको पता लगता है कि ऑन गोइंग क्या हो रहा है। एक ट्रांजिस्टर जो है एक डिवाइस के अंदर काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर इस डिवाइस की, ये एक मोबाइल है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो लगा हुआ है। अब मुझे बताइए, वो इतना नन्हा सा ट्रांजिस्टर है, उसको कैसे देखेंगे आप कि भाई वो कैसे काम कर रहा है? इस मोबाइल को खोल देंगे, खोल के अंदर देखेंगे सारे सेटअप को? नहीं भाई, ये मुमकिन नहीं है। आपको इस मोबाइल के अंदर मौजूद ट्रांजिस्टर जो है वो इतने छोटे छोटे हैं, उसका सेटअप जो है वो आप कैसे देखेंगे? उसकी कारकर्दगी कैसे देखेंगे? आपको मजबूरन इसकी तरफ आना पड़ता है, ये ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ जो है आपको इनकी तरफ आना पड़ता है। ये ग्राफ आपको पूरे ट्रांजिस्टर की कारकर्दगी बताते हैं। ये बुनियादी काम होता है इन ग्राफ्स का, कि इनपुट साइड से कितना वोल्टेज जा रहा है तो आउटपुट साइड पर कितना वोल्टेज पहुंच रहा है, इनपुट साइड पर कितना करंट है, आउटपुट साइड पर कितना वोल्टेज है। ये मैं तफसील से बात बता चुका हूं आपको कि ये अगर आपको रिलेशनशिप देखनी है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि वो करंट जो कि इनपुट साइड पर है और वो वोल्टेज जो कि आउटपुट साइड पर है, या फिर वो वोल्टेज जो कि इनपुट साइड पर है, ये वाला VB कैसे जो है कंट्रोल कर रहा है आउटपुट साइड के
आईसी को। ये रिलेशनशिप अगर आपको देखनी है तो इस ग्राफ की मदद से आप देखते हैं। बहरहाल फिर वही बात है कि ग्राफ मेरा टॉपिक आज नहीं है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। काफ़ी वीडियोस के अंदर मैंने ग्राफ को लेके समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन वाकई इसके लिए एक अलग सी वीडियोस जो है वो चाहिए। फिक्स्ड बायस को देख लेते हैं पहले। फिक्स्ड बायस नोट्स ले लें अब इसके। फिक्स्ड बायस या फिर हम इसको बेस बायस भी कहते हैं, बेस बायस भी कहते हैं। नोट कर लीजिए भाई क्या है। कनेक्ट्स रेसिस्टर, इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि सारा सेटअप ये रेसिस्टर की मदद से चलता है। कनेक्ट रेसिस्टर बिटवीन, कनेक्ट्स रेसिस्टर बिटवीन, बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन बेस एंड पावर सप्लाई, बिटवीन बेस ब्रैकेट में बी लिख रहा हूं, बिटवीन बेस एंड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई कौन सी है, वो जो हमारे पास बैटरी है, इसको मैं वोल्टेज कर रहा हूं V, ठीक है भाई। टू एस्टेब्लिश वाई, क्यों आप कनेक्ट कर रहे हैं रेसिस्टर को, किसका मैं डायग्राम भी बनाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। वाई टू एस्टेब्लिश अ फिक्स्ड वोल्टेज, टू establish a fixed voltage, to establish a fixed voltage at the base, at the base। ये सिंपल सा है, सिंपल, सिंपल बट नॉट वेरी स्टेबल, सिंपल बट नॉट वेरी स्टेबल। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको इसकी डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। याद रहे कि बैटरी तो हमारे पास एक ही होगी, इस बात को याद रखना है। ये पहले मैं बैटरी बना देता हूँ, ये रही बैटरी, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इसी से एक तार निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर भी रेसिस्टर लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर नीचे मैं ट्रांजिस्टर बना देता हूँ। ये हमारे पास कलेक्टर हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास इमिटर हो गया। ये जो है इसके साथ आके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें एक ही बैटरी है, एक ही पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे दो एंड निकल रहे हैं। दूसरा एंड यहाँ पर जा रहा है, एक रेसिस्टर यहाँ पर, और ये इसके साथ आके कनेक्ट हो रहा है, ठीक है भाई। अब ये देखें, ये जो रेसिस्टर कनेक्ट है बेस के साथ, इसको हम कहेंगे RB, और ये जो कनेक्ट कलेक्टर के साथ, इसको हम कहेंगे RC। समझ में आ गई बात। यहाँ जो बेस के साथ करंट होगा वो IC कहलाएगा, IB कहलाएगा, सॉरी IB, और यहाँ पर जो कलेक्टर के साथ होगा करंट वो IC कहलाएगा, ठीक है भाई। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, इसमें हमने रेसिस्टर को कहाँ कनेक्ट किया है, बिटवीन बेस एंड पावर सप्लाई। ये देखें, ये रेसिस्टर है, ये पावर सप्लाई है, बेस, ये रहा बेस, बेस और पावर सप्लाई के दरमियान ये रेसिस्टर को हमने कनेक्ट किया है। एक रेसिस्टर उस साइड पे भी लगेगा, ठीक है। अच्छा, क्यों है, टू एस्टेब्लिश अ फिक्स्ड वोल्टेज एट द बेस। अब यहाँ पर फिक्स्ड वोल्टेज हमें बेस के लिए चाहिए। ये जो करंट है यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पर ये 100 वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन आपको तो 100 वोल्ट नहीं चाहिए इस ट्रांजिस्टर के लिए, आपको चाहिए 0.7, तो 0.7 ही जाएगा, 0.7 वोल्ट ही जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से जो आएगा ये रेसिस्टर ये काम करेगा, ये रेसिस्टर जो है वोल्टेज को ड्रॉप करके 0.7 वोल्ट इसको पहुँचा देगा। लेकिन ये जो साइड है हमारी कलेक्टर वाली, यहाँ पर तो हमें कितना चाहिए, हमारी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये रेसिस्टर यहाँ पर भी लगा दिया है, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर कर लेंगे। 100 वोल्ट चाहिए तो 100 वोल्ट आ जाएंगे, 60 वोल्ट चाहिए तो 60 वोल्ट आ जाएंगे। आपने देखा कि हमने आउटपुट को इसमें नहीं लिखा, मैंने आउटपुट को मेंशन नहीं किया अभी इसके अंदर। आउटपुट कहाँ, आउटपुट ये आएगा, ये यहाँ से निकलेगा,
ये इमिटर से आउटपुट का सिस्टम शुरू होता है। अभी इनके अंदर हमें जो कुछ भी देखना होता है वो सब हमें देखना होता है इनपुट साइड। ठीक है भाई, ये हो गया। तो फिक्स्ड वोल्टेज ही जाएगा 0.7। ठीक है, फिर बता रहा है सिंपल बट नॉट वेरी स्टेबल। स्टेबल का वर्ड मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ कि एक्सटर्नल ये आप सेटअप रखते हैं इसके अंदर, लेकिन जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है उसको इतनी आसानी से काबू ये नहीं करेगा, करने की कोशिश तो करेगा लेकिन नॉट वेरी स्टेबल, इतना स्टेबल सेटअप नहीं है ये फिक्स्ड बायस वाला। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला इमीटर बायस, इमीटर बायस, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इमीटर स्टेबलाइज्ड बायस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके ज़रा आप नोट्स ले लें पहले। कनेक्ट्स रेसिस्टर, इसमें भी रेसिस्टर कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट्स रेसिस्टर, इसमें भी आप रेसिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट में आर लिख रहा हूँ, फ्रॉम इमीटर, फ्रॉम इमीटर, फ्रॉम इमीटर, ये रहा इमीटर। अब इससे मामला होगा इमीटर से, इमीटर टू द पावर सप्लाई, टू द पावर सप्लाई। नोट्स ले लेने पहले इसके। स्टेबलाइजिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट, दिस सेटअप, this setup stabilizes the operating point, the operating point। ये operating point क्या है भाई, operating point इसको हम Q point भी कहते हैं, अभी बताता हूँ आपको। operating point या Q point भी इसको हम कहते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, Q point भी हम इसको कहते हैं। क्या है ये बेहद ज़रूरी है ऑपरेटिंग पॉइंट को समझना। ठीक है, मोर स्टेबल देन फिक्स्ड, ये जो सेटअप है मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन फिक्स्ड बायस, मोर स्टेबल देन फिक्स बायस। फिक्स्ड बायस के मुकाबले में ये इमीटर बायस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये बड़े अच्छे से कंट्रोल करता है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा शूट भी कर जाए तो ये सेटअप जो है, ठीक है, ये बायसिंग मेथड जो है ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसको वो कंट्रोल कर लेता है। और हमारा मतलूबा जो हम चाहते हैं कि यार इतना हमें जो है वो वोल्टेज मिले और इतना जो है वो हमें करंट मिले, तो उतना ही मिलता है। वोल्टेज कोशिश करता है कि करंट के साथ छेड़छाड़ करे, वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करे, टेम्परेचर की कोशिश करता है, लेकिन यही तो स्टेबिलिटी है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर को काबू में रखना वो भी जिम्मेदारी है। तो ये बड़ा अच्छा है इमीटर बायस जो है इसके मुकाबले में। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कनेक्ट रेसिस्टर आर फ्रॉम इमीटर टू द पावर सप्लाई। अब यहाँ पर इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है भाई, ये रही इसकी डायग्राम, वही एक बैटरी है, ये इसका जो है वो नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। वैसे आपको बताऊँ डायग्राम्स वगैरह में इस तरह बैटरी नहीं बनी होती है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। डायग्राम्स में ऐसे सिर्फ ये लिखा होता है, बस ये इस तरह से इसको बयान किया जाता है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपके लिए सिर्फ करता हूँ ये ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। एक रेसिस्टर ये रहा, यहाँ पर भी हमारे पास ये कलेक्टर, ये कलेक्टर, बेस और इमीटर, ये इसके साथ आके कनेक्ट हो गया कलेक्टर के साथ। यहाँ पर ये बेस के साथ जाके कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास RB है, ये क्या है हमारे पास RC है। ठीक है, यहाँ पर जो करंट है वो IB है, यहाँ पे जो करंट है वो IC है, कलेक्टर के साथ है ना। अच्छा, यहीं से फिर एक तीसरा, ये यहाँ से एक और जो है वो रेसिस्टर लगेगा, वो RE कहलाएगा, और यहाँ पे जो करंट होगा वो IE होगा। देख रहे हैं आप, IB RB, IC RC, RE
IE, ये लग गया। तो ये कनेक्टर, ये रेसिस्टर लग गया है अब सप्लाई और एमिटर के दरमियान। यही कह रहा है ना वो, कनेक्ट्स रेसिस्टर R फ्रॉम एमिटर टू द पावर सप्लाई। दिस सेटअप स्टेबलाइजेज द ऑपरेटिंग पॉइंट Q। अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है भाई? ये वही पॉइंट है जो कि हमारे ग्राफ में, वही फिर ग्राफ की बात आ जाती है यार, कि ये ग्राफ है, ये हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है। अब यहाँ पर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि यार आपने जो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है ना वो, और आपने जो सेटअप जो भी लगा रखा है, भले इमीटर बायस सेटअप आपने अपनी XYZ डिवाइस के अंदर लगाया हुआ है, XYZ डिवाइस के अंदर आपने इमीटर बायस लगाया हुआ है या फिक्स बायस सेटअप जो है आपने कर रखा है, जो भी कर रखा है आप ये चाहते हैं आसान लफ्ज़ों में कि भाई मुझे तो आउटपुट साइड पे आउटपुट जो है, मुझे करंट जो है वो 100 एम्पेयर मिल जाए और वोल्टेज जो है वो मिसाल के तौर पर 10 वोल्ट मिल जाए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल। XYZ आपकी डिवाइस है, आप आउटपुट पे क्या चाहते हैं कि आपकी इस डिवाइस को कितना करंट मिले? 100 एम्पेयर और 10 वोल्ट। ये 100 एम्पेयर और 10 वोल्ट का जो सेटअप है ना, ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज। यहीं पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके ये डिज़ायर्ड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ को। यहीं पर कोई एक ऐसा पॉइंट है इसी ग्राफ में, ग्राफ ये रहा, ये रहा, इसी में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपकी इन दोनों डिज़ायर्ड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर वो ऑपरेटिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है, ये रहा। इसको मैं लाइन से ऐसे, ये रहा, ये थोड़ा ग्राफ ऊपर मुझे बनाना चाहिए था, स्पेस नहीं है। तो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है आपके ग्राफ के ऊपर, और यही पॉइंट आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है। ये ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल होना चाहिए। अगर आपका ग्राफ जो है, आपको पता है कि ये पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट है, मतलब आपका सेटअप सही चल रहा है, बिल्कुल आपकी डिवाइस के अंदर ट्रांजिस्टर सही काम कर रहा है और सही जो है वो उतने ही आपको करंट प्रोवाइड हो रहा है, उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट आपका निकल के यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो अब ये जो इस पॉइंट पे जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी करंट की और वोल्टेज की, वो चेंज होंगी। वो आपकी मतलूबा करंट की वैल्यूज़ और मतलूबा वोल्टेज की वैल्यूज़ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्टर्ब हो चुका, यहाँ से यहाँ पर आ चुका, और ये यहाँ पर हुआ होगा एग्जैक्टली। आपकी इस डिवाइस के अंदर आपका आउटपुट अब करंट 100 एम्पेयर नहीं है, वोल्ट 10 वोल्ट नहीं है, बल्कि चेंज हो गया। वल्लाह आलम उसके पीछे कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर जो है वही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला होता है। तो हो सकता है उस जगह का टेम्परेचर बढ़ गया हो, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ गया हो। अब ये जो ग्राफ है ना आपका, ये कहाँ पर है? कहाँ देख रहे हैं आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठे हुए हैं और आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, और आपको अपना ऑपरेटिंग पॉइंट नज़र आ रहा है। आपकी XY डिवाइस जो है वो किसी दूसरे रूम के अंदर लगी हुई है। अब आपका कंप्यूटर यहाँ से बताता है ऑपरेटिंग पॉइंट इस जगह पर आ गया, यहाँ से ऑपरेटिंग पॉइंट इस जगह पर आ गया। तो हंगामी हालात नाफिज हो जाएगी। आप बोलेंगे यार जल्दी जाओ भाई, देखो कोई मसला है। हमारी XYZ डिवाइस जो दूसरे कमरे में लगी हुई है, वहाँ पर करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, और करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ ही चेंज हो जाएंगी। तो फिर सोचिए क्या होगा, सारा सेटअप ही बिगड़ जाएगा यार, सारा सेटअप ही बिगड़ जाएगा। तो ये सारी मालूमात आपको कंप्यूटर पर बैठ के कैसे मिली? ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ये फिक्स था, ये चेंज हो गया, अब ये यहाँ पर ये वाला आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये इमीटर बेस बायस जो है वो क्या करता है? दिस सेटअप स्टेबलाइजेस द ऑपरेटिंग पॉइंट Q पॉइंट। बड़ा ही अहम होता है ऑपरेटिंग पॉइंट या Q पॉइंट, ठीक है भाई। तो ये उसको भी स्टेबल करके रखता है, मोर स्टेबल देन फिक्स्ड बायस। ये फिक्स्ड बायस से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरा मेथड जो है उसको देख लेते हैं। तीसरा मेथड जो है उसको हम देख लेते हैं। तीसरा मेथड जो है वो हमारे पास है कलेक्टर फीडबैक बायस। कलेक्टर फीडबैक बायस, कलेक्टर फीडबैक बायस। पहले मैं इसकी पिक्चर यहाँ बना दूँ, इसका डायग्राम बना दूँ यहाँ पर,
ताकि आसानी हो जाए। अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है हमारा और उसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी, ठीक है, वो यहीं पे लिखी हुई है। अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर वो वाली बैटरी बनाऊँ यार, उस पर थक गया, अब ये बना देता हूँ बस ये, ठीक है, प्लस समझ जाइएगा, ठीक है। इसी से आगे ये रेसिस्टर लगा हुआ है। अब आपने चेंज नोट करना है और ये आपका कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया और ये इमिटर हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ये हमारा तो जाएगा बेस की तरफ, ये रहा, और ये रहा इमिटर का वाला टर्मिनल। अब देखें पहले वाले में और इसमें फ़र्क है। आपकी बैटरी से निकली है जो तार, उसके बाद ही फ़ौरन ये लगा हुआ है रेसिस्टर। देखें एक रेसिस्टर ये रहा, ठीक है। अब ये जो सेटअप है आपका, ये जो तार है आपकी, वो जाके रेसिस्टर ऊपर है और तार नीचे है। जो कनेक्शन कलेक्टर के साथ आ रहा है, देख रहे हैं आप, जो कनेक्शन कलेक्टर की तरफ आ रहा है, ये वाला बेस से जाने वाला उसके साथ कनेक्ट है, ऊपर से कनेक्ट नहीं है। मतलब जो भी करंट यहाँ से आएगा ना, मिसाल के तौर पर 100 वोल्ट आएगा ऊपर से नीचे, तो सबसे पहले उसको किससे वास्ता पड़ेगा? रेसिस्टर से। रेसिस्टर उसको एडजस्ट करेगा वोल्टेज को ज़रूरत के मुताबिक, जो भी आपकी डिज़ायर्ड वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक, या जो वो ये जो हमारे पास कलेक्टर फीडबैक बायस सेटअप है ना, उसके मुताबिक जितना भी चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर 50 वोल्ट चाहिए तो 50 वोल्ट अब यहाँ पर आ जाएगा। अब 50 वोल्ट जब यहाँ पर आएगा तो फिर आगे और यहाँ पर क्या डिवाइड नहीं हो जाएगा? कुछ वोल्ट जो है वो यहाँ पर आएगा, कुछ वोल्ट जो है वो यहाँ पर आएगा। इसको हम V1 कर देते, इसको हम VB कर देते हैं, वोल्टेज B, और इसको वोल्टेज C कर देते हैं। ये वोल्टेज आएगा कलेक्टर की तरफ, ये जो वोल्टेज आएगा बेस की तरफ। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा कि ये 50 वोल्ट डिवाइड हो गया, यहाँ पर 25 वोल्ट हो गया और यहाँ पर 25 वोल्ट हो गया। आपको कलेक्टर की तरफ 25 वोल्ट ही चाहिए था, VC जो है 25 वोल्ट ही चाहिए था। अब यहाँ पर आपको बेस की तरफ तो 25 वोल्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आधा आधा हो गया ना, आधा इधर आधा इधर। यहाँ पर तो आपको बेस की तरफ चाहिए कितना? 0.7 वोल्ट, ताकि ट्रांजिस्टर काम करना शुरू करे। उसके लिए आपने यहाँ रेसिस्टर लगा दिया RB। ये क्या करेगा? 25 वोल्ट को कम करके आपके 0.7 वोल्ट ले आएगा। दोनों तरफ का मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर आपको 25 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पर चले जाएंगे कलेक्टर की तरफ, यहाँ पर आपको चाहिए 0.7। ये जो हमारा सेटअप है सारा का सारा, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये कलेक्टर फीडबैक बायस है। इसके नोट्स ले लें, इसमें दोनों फीचर्स आपको नजर आएंगे। combines features of fixed bias and emitter bias। फिक्स्ड बायस एंड इमिटर बायस दोनों आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। फिक्स्ड बायस एंड इमिटर बायस, ठीक है, फॉर इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अहम चीज़ है भाई। फॉर इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, कॉमा, यूजेस अ रेसिस्टर नेटवर्क, ये रेसिस्टर्स का एक नेटवर्क जो है वो यूज़ करता है, ठीक है भाई। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस यूटिलाइजेस आ रेसिस्टर नेट डिवाइडर। पहले इसको नोट कर लें,
utilizes a resistor divider network to bias the base to, इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, कॉमा, यूटिलाइजेज आ रेसिस्टर डिवाइडर नेटवर्क, कॉमा, किस लिए, टू बायस द बेस, ताकि बेस को बायस किया जा सके, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। देखें भाई, जितनी आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है मैं उतने पे ही बात कर रहा हूँ अभी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ये जो मैंने नोट्स लिए हुए हैं ये आपकी बुक से ही लिए हुए हैं, एज इट इज़ बिल्कुल। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मोर स्टेबल देन फिक्स्ड बायस, मोर स्टेबल देन फिक्स्ड बायस, एंड लेस स्टेबल देन इमिटर बायस। इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब ये प्लस हो गया हमारे पास, एक रेसिस्टर ये, दूसरा रेसिस्टर ये, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये कलेक्टर हो गया, ये बेस और ये इमिटर, कलेक्टर बेस और इमिटर, ये इसके साथ यहाँ कलेक्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये कनेक्ट, और इसी के साथ नीचे एक और अब रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है, बहुत सारे रेसिस्टर इसके अंदर लगे हुए हैं। रेसिस्टर ही तो कंट्रोलर है भाई। तो ये RE हो गया, ये हमारे पास R2 कर लेते हैं। अब देखें, बेस की तरफ दो रेसिस्टर आ रहे हैं, जो बेस की तरफ आ रहा है ना मामला, उसमें दो रेसिस्टर आ रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। इसको R1 कर दिया, इसको R2 कर दिया। ये जो रेसिस्टर है हमारे पास RC है, यहाँ पर जो करंट है वो IC है, यहाँ पर जो करंट है वो IB है, यहाँ पर जो करंट है वो IE है, ठीक है भाई। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस क्या, यूटिलाइजेज अ रेसिस्टर डिवाइडर नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, ठीक है, रेसिस्टर की मदद से नहीं। आपने यहाँ जो ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ आने के बाद ही डिवाइड हो जाता है, ये रहा। देखें, एक है डिवाइड करना, एक है वोल्टेज को कम करना, कंट्रोल करना। रेसिस्टर जो है वो वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। ये जो आपने सिस्टम बनाया है, एक तार यहाँ एक तार यहाँ, ये डिवाइड कर देगी। अब यहाँ पर 100 वोल्टेज दे रहा है, ये 50 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, 50 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद ये 50 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है इसको कितना कम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको कर देता हूँ 30 वोल्ट पे लेके आना चाहता हूँ, 30 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर अगेन डिवाइड होगा करंट, 30 वोल्ट से 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, इस तरह से नीचे जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फर्दर जो है वो रेसिस्टर की मदद से, मतलब पूरा नेटवर्क बना हुआ है ना यार। अभी मैं इसके अंदर क्या आपको तफसीलात बताऊँगा, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इतनी तफसीलात का बोला ही नहीं गया ना, उसमें तो उन्होंने बस लिमिटेड बिल्कुल 4-5 लाइनों के अंदर सारा मामला कर दिया है। तो मेरे भी हाथ पैर बंधे में, वरना यूट्यूब के ऊपर इनके ऊपर तो अलग वीडियोस हैं, 25-25, 30-30 मिनट की मैंने देखी है ना। इसके ऊपर फिक्स्ड बायस के ऊपर अलग वीडियो है, इसके ऊपर अलग, फिर इनके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, ठीक है भाई। बहरहाल मैंने तो एक ही वीडियो के अंदर ये चारों सेटअप जो है वो कंबाइन कर दिए हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।